सभी को नमस्कार दोस्तों। करंट अफेयर वीडियो में आपका स्वागत है। और इन दिनों में जो भी न्यूज़पेपर में चीज़ें चर्चा में रही है उनके बारे में हम आज खुलकर डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, आज बहुत दिनों बाद करंट अफेयर का वीडियो आ रहा है। कुछ अर्जेंट काम की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे हमेशा प्रॉमिस किया है कि जो भी पीछे छूट जाता है उसको मैं आराम से कवर करा दूंगा। ठीक है, तो ये आज का हमारा करंट अफेयर का वीडियो है, आराम से आप देखना इसको। तो पहला जो आर्टिकल है ये वेरी मोस्ट आर्टिकल है। ये किसको लेकर है? मुंबई की जो एयर क्वालिटी उसको लेकर है। ऐसा क्वेश्चन आपको पता हो तो यदि आप मेंस के एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखते हो तो 2015 में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। डायरेक्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुका है जो कि हम देखने वाले हैं, और कैसे उसको हैंडल करना है वैसे उसको भी हम देखने वाले हैं। तो ये आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस में। ठीक है, तो इसमें ये देखा जा रहा है कि वैसे मुंबई की जो लोकेशन आप जानते हो कि इसकी लोकेशन क्या है, तटीय अवस्थिति है, यानी तट पर अवस्थित होने के कारण क्या होता है, वहाँ की जलवायु थोड़ी सी ठीक ठाक होती है। जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली तट के किनारे स्थित नहीं है। दिल्ली आप कह सकते हो एक लैंडलॉक सिटी है। ठीक है, लेकिन मुंबई और कोलकाता की यदि बात करें तो क्या है, तटीय किनारों पर स्थित होने से वहाँ पर क्या होगा, जैसे जो पार्टिकल होते हैं वो आसानी से हवा के साथ बह जाते हैं, तो एक अलग फ़ायदा मिलता है। लेकिन हाल ही में क्या देखा गया है, वहाँ की जलवायु भी या वहाँ की जो क्लाइमेट आप कह सकते हो, जो नगरीय क्लाइमेट है, काफ़ी ज़्यादा उसमें नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। तो बहुत सारे इसके कारण हैं। तो मुंबई की क्या है, तटीय स्थिति है। और जो क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसा आएगा, ये जीएस फेस्ट में आएगा आपके। ठीक है, कहाँ आएगा? जीएस फेस्ट में जो ज्योग्राफी है, या जीएस 3 में भी आ सकता है, जहाँ पे इन्वायरमेंट के मुद्दे चर्चा में रहते हैं। लेकिन जो पहले क्वेश्चन आया था वो जीएस फेस्ट में आया था। ठीक है, तो मुंबई क्या है, वहाँ पे क्या होता है, विशेषकर तेज़ समुद्री हवाएं चलती है। धूल वो क्या करती है, धूल और जो अन्य जो भी कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, उनको क्या करती है, आसानी से साफ कर देती है, आप कह सकते हो। हमने एक ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ा था, आपको पता हो तो अभी थोड़े दिन पहले हमने ज्योग्राफी में टॉपिक पढ़ा था, या आप एनसीईआरटी में पढ़ते हो, सागरीय और जैसे वो दिन के अंदर चलता ना कि सागरीय और जो एक तरह से स्थलीय जो हवा चलती है, आपने कभी देखा जो सी ब्रिज है, ठीक है, वो इन चीज़ों में काम आती है बहुत ज़्यादा। तो ये जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है वो आपके इन टॉपिक के साथ जुड़ी रहती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आप खुद समझ सकते हो कि जैसे जो हवा है, जैसे आप तट की बात कर सकते हो, जैसे यहाँ पे मुंबई स्थित, यहाँ पे जैसे मुंबई स्थित है। ठीक है, मुंबई, ठीक है, एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं है लेकिन आप समझ सकते हो। और यहाँ पे सागर है। ठीक है, तो आप ये जानते हो ना, कई बार ये होता है कि दिन के समय या रात के समय जो भी वहाँ पे स्थल समीर और जल समीर चलती है आपस में, तो उससे क्या होगा, जैसे स्थल से यदि हवा सागर की ओर चल रही है, स्थल समीर जिसको बोलेंगे, वो क्या करेगी, जो धूल कण होते हैं, धुएं के कण होते हैं, उनको बहा कर ले जाएगी। तो वहाँ की हवा क्या आती है, एकदम स्वच्छ बनी रहती है। तो लेकिन आजकल क्या देखा जा रहा है कि ऐसे बहुत सारे कारक है जिसके कारण क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं जो मुंबई की वायु गुणवत्ता है काफ़ी ज़्यादा खराब हो रही है। आप किसी भी शहर का ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे चाहे दिल्ली का है चाहे मुंबई का है, कि क्या कारण है, कि ऐसा क्या कारण है कि आजकल क्या है, शहरों की जो हवा है, आप कह सकते हो वायु जो है, शहरी जलवायु जो है, काफ़ी ख़राब इसकी गुणवत्ता हो रही है। ठीक है, इससे क्या कारण है, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे कारण होने चाहिए। आप कह सकते हो जैसे विशेषकर इंडस्ट्री वाला मामला बता सकते हो कि इंडस्ट्री, औद्योगिक जो एरिया होता है, आप बता सकते हो वाहनों के द्वारा जो उत्सर्जन होता है। ठीक है, वाहनों का उत्सर्जन आप बता सकते हो। ठीक है, इसके अलावा क्या बता सकते हो, जो भी कूड़ा करकट है, आप कह सकते हो जो वेस्ट मैनेजमेंट सही नहीं होता है तो उसको जलाया जाता है, तो वेस्ट मैनेजमेंट का जो हवाव होता है उसके कारण भी क्या होता है, धुएं की ऐसी चीज़ें होती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है, वाहनों के कारण प्रदूषण, औद्योगिक जो एरिया होता है उसके कारण, वेस्ट मैनेजमेंट का वहाँ पे अभाव होता है, और भी बहुत सारे कारक इसमें भूमिका निभाते हैं। जैसे आजकल इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा सुधार हो रहा है। लेकिन जैसे हम मुंबई की बात करें तो एक बड़ा कारण कौन सा है, आसपास की जो क्षेत्र है उनकी पराली का जलाना। तो ये पराली जलाना, ये किस केस स्टडी है, ये दिल्ली की केस स्टडी है। तो उसमें आप बता सकते हो कि दिल्ली में इस समय क्या होता है, एक कारक और हम भूल रहे हैं, कौन सा, जलवायु एक बहुत बड़ा कारक है। जैसे आप इस समय देखते हो कि नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, अब धीरे धीरे जो हमारी शीत ऋतु आने लगी है। ठीक है, शीत ऋतु आने लगी है, मानसून वापस लौट चुका है। तो इस समय आप जानते हो उत्तर भारत में जो क्या बनता है, आप कह सकते हो थोड़ा सा फॉग बनता है। ऐसी क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि इस समय जो आप कह सकते हो जो ओस है या जल की बूंदें वो धरती के आसपास रहती है, उसके कारण भी क्या होता है, उसमें धुएं के कण, मिट्टी के कण मिलके क्या करते हैं, एक बड़ा डेंस फॉग बनाते हैं। ठीक है, तो दिल्ली की केस स्टडी आई तो उसमें क्या बताओगे, ये कारण बताओगे कि यहाँ पे पराली जलाने वाला भी घटना होती है, यहाँ पे जलवायु भी एक कारक है, यहाँ पे इंडस्ट्री जो एरिया है, बहुत सारे वाहनों का मतलब आप देख सकते हो, वेस्ट मैनेजमेंट का अभाव है। कितने कारकों पर आप चर्चा कर सकते हो। मेंस की एग्जाम में यही आपकी एबिलिटी बताएगा अच्छे मार्क्स कब ला सकते हो, जब विभिन्न पॉइंट, बहुआयामी दृष्टिकोण से आप बताओगे, और अलग अलग शहर का अलग अलग कार्य होगा। आज हम बात करें मुंबई की, मैंने केस स्टडी आपको बताई है, दिल्ली की एग्जाम्पल देखिए।
लेकिन इस टॉपिक में आपका ये भी क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली और मुंबई का केस स्टडी अलग अलग है। वहाँ पे आप ये सेम पराली जलाना लिखोगे तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा कि मुंबई में ये कारक नहीं है, पराली वाला कारक नहीं है, ठीक है। मुंबई की कंडीशन अलग है, ठीक है। वो कौन सी कंडीशन है उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये बात सही है कि हाल ही में क्या हुआ है, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में मैंने कई आर्टिकल देखे हैं कि मुंबई की जो हवा है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। बहुत सारे कारक है और जो कुछ कॉमन कारक है वो तो इसमें भी है। जैसे कॉमन कारकों की यदि हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे उसमें वो भी दिए गए हैं जो मेन जो कॉमन कारक चलते हैं जो सब जगह होते हैं, वो तो मुंबई में भी है। जैसे आप इनकी बात कर सकते हो, वाहनों की बात कर सकते हो, उद्योगों की बात कर सकते हो, या अन्य स्रोतों से जो उत्सर्जन हो रहा है। ये कारक तो हर शहर में मिलेंगे। भारत की जितने भी आप कह सकते हो जो बड़ी सिटी है उसमें ये कॉमन कारक मिलेंगे। ये आपके आंसर में आने चाहिए। लेकिन कुछ कारक ऐसे हैं जो वहाँ के स्पेसिफिक है, उनको आपको बताना है, ठीक है। विशेषकर क्लाइमेट का हो गया या अन्य जो कारक है उसको आपको बताना है। तो हाल ही में क्या है वहाँ पर जैसे विशेषकर क्या हुआ है इसको देखते हैं। तो लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसकी लोकेशन अच्छी है, कायदे से यहाँ पे इतना प्रदूषण नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो आप कह सकते हो जो स्ट्रॉन्ग सी ब्रिज है, स्ट्रॉन्ग जो सी ब्रिज है वो क्या करती है, जो भी मिट्टी होती है उसको आसानी से साफ कर देती है। जो हवा के अंदर जो निलंबित कण है उसको आसानी से साफ कर देती है। लेकिन हाल ही में क्या हुआ है कि पिछले 2 वर्षों में ऐसा हुआ है कि ये जो भौगोलिक लाभ है ना, जो मुंबई को मिल रहा था उतना नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे इस स्टडी में एक अच्छा पॉइंट देखने को मिला है कि जो अल नीनो और ला नीना है, विशेषकर ला नीना बताया यहाँ पे। ला नीना आप जानते हो क्या होता है, ला नीना ज्योग्राफी में हम पढ़ते हैं कि प्रशांत महासागर, विशेषकर जो आपका पेरू का तट है वहाँ पर जो ठंडी जलधाराएं हैं उनका और मजबूत होना, ला नीना जब होता है तो भारत में पॉजिटिव कंडीशन होती है। तो इसके साथ एक पॉइंट जोड़ा गया कि ला नीना की कंडीशन में यदि बदलाव आता है, ला नीना की कंडीशन में कुछ न कुछ बदलाव आएगा तो मुंबई के जलवायु है उसको भी प्रभावित करता है। एक बात हम जानते हैं कि इस समय क्या होता है, मुंबई की हवा कब खराब होती है, ये भी एक समय का आप कह सकते हो पॉइंट ऑफ व्यू है आपके लिए कि विशेषकर जैसे नवंबर और जनवरी के बीच में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए। इस समय आप जानते हो नवंबर और जनवरी के मध्य जो दक्षिण पश्चिम मानसून पहले भारत में आ रहा था, अब ये क्या हो गया, पीछे हट गया, मतलब पीछे की ओर चला गया, क्योंकि जो निम्न दाब क्षेत्र है पहले यहाँ पे बन रहा था मुख्य भूमि पर, अब जो दक्षिण पश्चिम मानसून है आप जानते हो भारत की मुख्य भूमि से अब लौटने लगा है। तो कहीं ना कहीं जब मानसून रहता है तो मानसून के अंदर तो हवा आप जानते हो वर्षा होती है, धूल के कण सब साफ हो जाते हैं, तो वहाँ की जलवायु भी कैसी रहती है, अच्छी वाली रहती है। लेकिन नवंबर से जनवरी के बीच में ये कंडीशन होने लगती है, मानसून पीछे हट गया, ला नीना का प्रभाव इसमें देखा गया है। तो ये स्पेसिफिक पॉइंट है, याद रखना। मुंबई की केस स्टडी में ये पॉइंट जरूर लिखना कि मुंबई क्या है, उसकी लोकेशन क्या है, तटीय लोकेशन है। तो वहाँ पर क्या होता है, जो सी ब्रिज होती है जितना भी डस्ट होता है उसको आसानी से वॉश आउट करता है, साफ कर देता है, शहर की हवा को ताज़ा रखता है। एक पॉइंट ये जरूर डालना कि दक्षिण पश्चिम मानसून से भी ये कंडीशन चलती रहती है, ठीक है। लेकिन ये पॉइंट जरूर ध्यान रखना कि नवंबर से जनवरी के मध्य क्या होता है, मानसून पीछे हटने लगता है और कहीं ना कहीं ये कंडीशन खराब होने लगती है, क्योंकि जो भी चीज़ें आनी चाहिए थी, जैसे हवा साफ होनी चाहिए थी, नहीं हो पाती है। तो भौगोलिक जो लाभ आप आजकल आप बात कर रहे हो कि मुंबई को जो मिलता है, विशेषकर जैसे इससे इसका लाभ नहीं मिल पाता इस समय, ठीक है। और मुंबई की जो हवा है दिल्ली जैसी होने लगी है, उससे भी अधिक प्रदूषित होने लगी है, क्योंकि हाल ही में ये देखा गया था कि वहाँ का जो वायु गुणवत्ता सूचकांक है, एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है, वो 300 के पार चला गया था कुछ क्षेत्रों में चला गया था। आप जानते हो कि जब ये 200 पार चला जाता है तो इसका मतलब क्या बोला जाता है कि खराब कंडीशन है, अच्छी दशाएं नहीं है। और ये 300 से पार चला जाता तो मतलब बहुत खराब कंडीशन उसको बोलते हैं। हवा की जो वायु की जो गुणवत्ता है उससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, हेल्थ को लेकर कई सारी समस्याएं खड़ी हो सकती है। तो मुंबई में ये समस्या आजकल देखने को मिली है, इसलिए केस स्टडी चर्चा में रही थी। क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट, मैं बताऊंगा कैसे क्वेश्चन आता है। अभी हम चर्चा करें इस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। तो क्या हुआ ऐसा, हाल ही के दिनों में 2-4 सालों में क्या हो गया कि मुंबई की हवा खराब होने लगी। तो इसमें बताया गया हवा का पैटर्न, हवा के पैटर्न पर इसका प्रभाव पड़ा है। कि हमने अभी बात की जो सी ब्रिज आप कह सकते हो, विशेषकर जो मुंबई से हवा चलती है, ठीक है, सागर की ओर आप कह सकते हो ऐसा कि वो क्या करती है, रोटेट होता रहता है। उसमें कभी कभी क्या होता है 6 घंटे 12 घंटे का भी रोटेशन रहता है, कभी कभी 2-3 दिन का भी रोटेशन रहता है कि कभी सागर से स्थल की ओर, कभी स्थल से जल की ओर जो हवाएं चलती है उसके कारण एक चक्कर बनता है और मतलब आप कह सकते हो हवा साफ होती रहती है। लेकिन ये पैटर्न कभी कभी लंबा चला जाए, 5 से 10 दिन चला जाए तो ये कंडीशन खराब हो जाएगी फिर, ठीक है, कंडीशन खराब हो जाएगी। और आप जानते हो कि जितने भी निलंबित कण है या जो उत्सर्जन है, औद्योगिक जो आप वायु में जो भी उत्सर्जन मान सकते हो, उनके कारण हवा खराब होने लगती है। तो मुंबई की वायु गुणवत्ता में ऐसा बताया गया। और भी बहुत सारे कारक हैं जो सभी बड़े शहरों में कॉमन कारक है। कौन से, वाहनों, उद्योगों का, इंडस्ट्री का, वेस्ट मैनेजमेंट का, इन सब का एक कॉमन कारक भी है, ठीक है। जो देश के न केवल दिल्ली बल्कि जो प्रमुख शहरी केंद्र है वहाँ पर भी ये चीज़ें कंडीशन काम करती है। इसके अलावा क्या कारण है, इसके अलावा जैसे विशेषकर ये होता है कि जो हवाएं आमतौर से समुद्र से ज़मीन की ओर या ज़मीन से समुद्र की ओर, आप इसको कह सकते हो जो सी ब्रिज है
ठीक है। कई बार हम ज्योग्राफी में, अभी हमने 2-4 दिन पहले या पहले एक ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा था, उसमें इसकी चर्चा कर चुके हैं। और इनका प्रैक्टिकल आइडिया यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना होता है कि जो थल से चलने वाली और जल से चलने वाली हवाएं हैं, इसके कारण क्या होता है, ये रोटेशन बना रहता है 3-4 दिन में, या कभी कभी दिन में भी होता है, दिन रात का भी अंतर होता है। इसके कारण क्या होता है, हवाएं, इसको प्राकृतिक रूप से आप कह सकते हो एक मैकेनिज्म बना हुआ है, एक नेचुरल क्लीनिंग का क्या है, एक मैकेनिज्म बना हुआ है, उसके कारण ऐसा हो रहा है यहाँ पे। हाँ ठीक है, क्लिनिक का एक प्राकृतिक सफाई तंत्र बना हुआ है जो ऐसे प्राकृतिक तौर पे काम कर सकता है। और ये विशेषकर कहाँ पे होता है, तटीय जो सिटी है उनको लाभ मिलता है इसका। हाल ही में ये देखा गया कि जो लानिना की सिचुएशन, आप जानते हो लानिना क्या होता है, कि पूर्वी प्रशांत महासागर में आप कह सकते हो जो पेरू का तट है वहाँ पे कौन सी जलधारा बहती है, हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा बहती है, वहाँ पे और अधिक तापमान मतलब ठंडा हो जाए। लानिना में क्या होता है, वहाँ गर्म होता है, सॉरी लानिना में क्या होता है, ठंडा होता है। अल नीनो में क्या होता है, वहाँ बहुत गर्म होता है। ये उल्टी कंडीशन होती है। तो इसका भी, हालांकि वैज्ञानिक ये बता रहे हैं कि स्पष्ट इसका हम रीजन नहीं बता पा रहे हैं आपको, लेकिन जब जब लानिना की ये कंडीशन हुई थी उस समय मुंबई का जो मौसम है या विश्व के जो अन्य जो शहर है उनकी घटना, उनके साथ इसकी घटनाओं को देखा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये कीवर्ड याद रखना, मुंबई की वायु गुणवत्ता में याद रखना, लानिना के कीवर्ड याद रखना, सी ब्रिज और जो लैंड ब्रिज है उनका ध्यान रखना है, और कौन से वाहनों का उत्सर्जन, इन सबको ध्यान में रखना है। और क्या कारक है, मानसून याद रखना है, दक्षिण पश्चिम मानसून याद रखना है कि इस समय लौटने लगता है, इसलिए नवंबर से जनवरी के मध्य यहाँ की वायु खराब होने लगती है। देखो 3-4-5 पॉइंट स्पेसिफिक पॉइंट आ गए, मुंबई के आ गए, इस बात का ध्यान रखना। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं आजकल, आपने कितनी बार ऐसे क्वेश्चन देखे हैं जीएस फर्स्ट में, कभी शहरी बाढ़ को लेकर आ रहा है, कभी शहरों की वायु प्रदूषण को लेकर आ रहा है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूज़पेपर से आते हैं, और हम चर्चा करते हैं न्यूज़पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ये हमारा पढ़ने का नजरिया है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, विशेषकर जैसे मुंबई में क्या है इस समय, अब आप जानते हो कि शहर से मानसून वापस चला गया है, और शहर का एक और कंडीशन इसमें बताई गई है, एक स्थानीय कंडीशन बताई गई कि इस समय क्या होता है, जो शहर का तापमान है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप जानते हो जहाँ तापमान ज़्यादा होगा लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा तो जो आसपास की दूसरे क्षेत्र हैं, हाई प्रेशर वाले क्षेत्र है, वहाँ से हवाएं शहर की ओर आएगी। तो इस समय क्या हो रहा है, जो आसपास की जो सह्याद्री पर्वतमाला है, पश्चिमी घाट आप इनके भी बता सकते हो, विशेषकर सह्याद्री जो पर्वतमाला है वहाँ से क्या होता है, विशेषकर जो धूल के कण होते हैं, बहुत ज़्यादा खनन एरिया वहाँ पे होता है, तो वो भी क्या हो रहा है, शहर की ओर आ रहा है। विशेषकर जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है कि जो निर्माण परियोजनाओं से धूल के जो कण हैं मुंबई की ओर आ रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन भी वहाँ पे एक स्पेसिफिक कंडीशन बन रही है। ये भी आप पॉइंट बता सकते हो। इसके कारण भी क्या हो रहा है, वायु में धूल के कण, धुएं के कण बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने बात की किसकी, मुंबई की बात की। 4-5 कीवर्ड काफ़ी है यार, मतलब इतना भी जान लिया ना आपने, काफ़ी है। अब क्वेश्चन देखो कैसा आया, और ये क्वेश्चन कब आया है, आप यूपीएससी मेंस जीएस फर्स्ट 2015 में क्वेश्चन आया है, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया कि मुंबई और दिल्ली और कोलकाता देश के 3 बड़े नगर हैं, ठीक है, परंतु दिल्ली में वायु प्रदूषण अन्य 2 नगरों की तुलना में कहीं अधिक गंभीर समस्या है, इसका क्या कारण है। क्वेश्चन उस समय 12.5 मार्क्स का, यानी 200 वर्ड्स का क्वेश्चन आता था। आप ये मान के चलो ये 150 वर्ड में क्वेश्चन आए, इसको आप कैसे डील करोगे। अब दिल्ली की जगह ये आ जाए, बदल जाए कि मुंबई में हाल ही में क्या हुआ है, वायु प्रदूषण की समस्याएं दिल्ली से भी ज़्यादा देखने को मिली है, इसके क्या कारण है, क्वेश्चन ऐसा आ सकता है। तो कारणों में देखो, यदि किसी भी बड़े शहर की वायु प्रदूषण का क्वेश्चन लेकर आता है तो ये बात तो सही है। आप जैसे इसके इंट्रोडक्शन में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आपको ये याद रहे, करंट घटना याद रहे कि हाल ही में मुंबई में क्या हुआ था, जो वहाँ का एयर इंडेक्स है वो 300 से अधिक चला गया था। यानी जो हवा के अंदर जो ठोस पार्टिकल जो होते हैं ना, आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे पार्टिकल होते हैं, उसके आधार पर जो AQI, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो जारी किया जाता है, तो आप इंट्रोडक्शन में ऐसा बता सकते हो कि हाल ही में मुंबई में ऐसा देखा गया है। करंट हैपनिंग आप बता सकते हो, या आपके पास और कोई डाटा है, कोई इंडेक्स है, रिपोर्ट है कि हाँ ऐसा देखा गया है, तो वो बता सकते हो। अब बात आती है बॉडी पार्ट की, है ना, बॉडी पार्ट की बात आती है। अब मुंबई का यदि आया है तो मुंबई की स्पेशल आप याद रखो, दिल्ली का है तो दिल्ली का याद रखना। अब मुंबई का आया तो एक तो क्या बताओगे आप, वहाँ की प्राकृतिक दशाएं, कि प्राकृतिक दशाओं में अंतर आ रहा है। एक तो ये ज़रूर बताना कि वहाँ कौन कौन सी सी ब्रिज काम करती है, मुंबई की तटीय लोकेशन है, एक वो बताना। एक ये ज़रूर बताना जलवायु परिवर्तन, या आजकल क्या हो रहा है, जैसे अल नीनो, इसमें ला नीना की घटना घटी है, जलवायु परिवर्तन के भी साक्ष्य देखने को मिले हैं। क्या बताओगे, और बताओगे वाहनों से और उद्योगों से जो भी कंडीशन हो, उद्योगों से उत्सर्जन जो हो रहा है वो बताओगे। इसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट का आप थोड़ा सा बता सकते हो इसमें, कि वहाँ ये कंडीशन भी देखने को मिलती है। और क्या बताओगे, ला नीना आपने बता दिया, जलवायु को बता दिया, प्राकृतिक दशाएं बता दी। और क्या बताओगे, विशेषकर जैसे ऐसा होता है ना कि अभी सह्याद्री के आसपास या मानसून के बाद में क्या होता है, इसी कंडीशन, तापमान की कंडीशन बनती है, वो आप बता सकते हो। ठीक है, ऐसे करके आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हो। दिल्ली का है तो दिल्ली के अंदर पराली वाला अलग पॉइंट जुड़ जाएगा,
जो अपनी शीत वाला मौसम है ये अलग वहाँ पे स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली के अंदर थोड़े से वाहन ज़्यादा हैं, ये भी आप बता सकते हो कि दिल्ली जो सिटी है वो थोड़ी सी कंजक्स आप कह सकते हो, क्या बोलते हैं उसको, एकदम भीड़ भाड़ थोड़ी ज़्यादा है वहाँ पे ना, मुंबई की तुलना में थोड़ी सी। यहाँ पे जनसंख्या भी शायद कंफर्म नहीं है मुझे, दोनों की तुलनात्मक रूप से ज़्यादा है कम है, वो भी एक पॉइंट यदि आपको पता हो तो डाल सकते हो। ऐसे करके आप अपने आंसरों को हैंडल करना। एक इंडिया का मैप बना सकते हो कि कहाँ कहाँ शहरों में ये वायु प्रदूषण की समस्याएं हैं। शहरी बाढ़ वाला क्वेश्चन 2 या 3 बार रिपीट हो चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन दोबारा से आ सकते हैं। तो आप ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, आप ये बात समझ गए होंगे। आपको मज़ा आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। ठीक है, थोड़ा सा लेट हो जाता हूँ मैं लाने में, आप लोगों की शिकायत रहती है कि मैं कंटिन्यू लाऊं, लेकिन आपको पता है कि मैं आपके लिए एक बुक अभी तैयार कर रहा था। ठीक है, जैसे अपनी जो इंग्लिश वाली कई बच्चे, अच्छा हम बता देता हूँ आपको, जो कई बच्चे जो 11 साल की सोल पेपर है ना इंग्लिश मीडियम में मार्केट में आ चुका है। ठीक है, ऑनलाइन अभी कुछ दिनों में आ जाएगा, लेकिन आपको मार्केट में चाहिए तो मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर या आपके आसपास जिन शहरों में जैसे आप जहाँ से आते हो अपनी बुक डिपो से संपर्क कर सकते हो जहाँ पे ये किताबें मिलती है। और अपनी सी सेट की भी अब बुक लॉन्च हो गई, हिंदी वाली जो सी सेट के 10 ईयर है, बहुत ही प्यारी बुक लॉन्च हो चुकी है। ये कहाँ आपको मिलेंगे सब, अपने वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप चेक करना, अपनी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, और ऐसे वाली जो बुक की आप कई दिनों से इंतजार कर रहे थे 1-2 तारीख के आसपास आ जाएगी। ठीक है, ऐसे की बहुत ही प्यारी बुक है, उसमें बहुत ही शानदार मैंने अच्छे नोट्स बनाए हैं। ठीक है, मॉडल आंसर भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट उसमें है कि ऐसे लिखना कैसे है। ठीक है, जो हैंड रिटन ऐसे वो भी उसमें डाले हैं। एक उसमें कलेक्शन ऑफ थॉट डाला है। कलेक्शन थॉट का मतलब क्या है, आपको एग्जाम के दौरान कौन सी चीज़ें ध्यान में रखती हैं, अच्छे मूवीज़ के एग्जाम्पल उसमें, अच्छे इंडेक्स है, अच्छे रिपोर्ट है, अच्छे कोटेशन है, अच्छी उसमें जो पोइम है वो है। और उसमें जितनी पोइम मैंने डाली है वो लगभग मेरे द्वारा लिखी गई है ना, खुद की सेल्फ वाली पोइम है। कभी कभी अच्छे विचार आते हैं, उनको लिख लेना चाहिए। तो जब वो किताब आपके हाथ में आएगी तो मज़ा आएगा। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट है। जैसे इथिक्स की अपनी किताब है, वैसे ही एकदम आप कह सकते हो उससे हाई लेवल की आप कह सकते हो ऐसे की किताब आ रही है। ठीक है, ऐसे की बहुत ही प्यारी किताब है, और 48 ऐसे उसमें 5-6 साल के आप कह सकते हो मॉडल आंसर है। ठीक है, बहुत ही आपको जब हाथ में आएगी तो मज़ा आएगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको पता लग गया ना पहला वाला टॉपिक किससे जुड़ा हुआ था, ये जीएस मेंस के दृष्टिकोण से था। ठीक है, और ये टॉपिक जेंडर गैप वाला जो है ये आपके मेंस में भी आता है और प्री के अंदर भी ये इंडेक्स आते रहते हैं। तो जेंडर गैप में क्या है, हाल ही में जैसे बहुत सारे ऐसे डाटा आए हैं कि विशेषकर यदि महिलाओं की और पुरुषों की तुलना करें तो वहाँ पे डाटा देखने को मिलते हैं कि हर एक सेक्टर में पुरुषों को अधिक मतलब वेतन मिलता है। अब इसके कारण बहुत सारे हैं, सामाजिक, आर्थिक, पेट्रियार्की, ये जितने भी कारण हैं निश्चित रूप से जिम्मेदार है, क्योंकि महिलाओं को अवसर ही नहीं मिल पाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि पुरुषों को हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन प्राप्त करने का मौका मिलता है, उनको स्किल प्राप्त करने का मौका मिलता है, महिलाओं को नहीं मिलता है। तो महिलाओं के लिए फिर काम के अवसर ही कहाँ मिलेंगे, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं हाल ही में जैसे एक आपने देखा होगा कि इस साल अर्थशास्त्र का जो नोबेल प्राइज़ मिला था, गोल्डन को नोबेल प्राइज़ मिला था, वो इसी काम को लेकर मिला था। और उसमें बताया गया था कि विशेषकर जैसे अमेरिका है उसमें पुरुष और महिलाओं के बीच में जो आय असमानता है उसके बहुत सारे तकनीकी, सामाजिक, संस्थागत कारक है। हम भी जानते हैं, इस पर आप महिला सशक्तिकरण, इस पर आप निबंध लिख सकते हो पूरा ना। और आने वाले वक्त में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, विशेषकर जीएस पेस्ट में, सोसाइटी में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो वहाँ पे एक तो ये याद रखना कि इस साल का जो नोबेल प्राइज़ किस क्षेत्र में मिला है, जो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ मिला है, किस जो स्टडी उसको ध्यान रखना। पहले भी हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। और ये ध्यान रखना कि हाल ही में जैसे ये जो सर्वे आया था, कौन सा, द पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो आया था, PLFS यानी आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय यानी NSSO के द्वारा जारी किया जाता है। ये वेरी वेरी मोस्ट है, कहाँ पर प्रीलिम्स एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ये कई बार आ जाता है कि ये मतलब PLFS सर्वे कौन जारी करता है, तो NSSO जारी करता है। और इसमें क्या बताया गया, इसमें विशेषकर जो जेंडर गैप कह सकते हो, विशेषकर आय को लेकर, जो आय असमानता उसको लेकर आप बात कर सकते हो, जिसमें विशेषकर क्या बताया गया है कि महिलाएं औसतन पुरुषों की तुलना में कम घंटे काम करती है। क्यों कम घंटे काम करती है, एक तो महिलाओं पर ज़्यादातर दोहरी जिम्मेदारी है, उनको अवैतनिक कार्य, आप कह सकते हो घरेलू जो कार्य होते हैं, बच्चों का लालन पालन होता है, खाना बनाना, ये सब अवैतनिक कार्य हैं। ठीक है, उसमें उनको ज़्यादा मतलब लगाया जाता है, उनको अच्छे मौके नहीं मिल पाते जो तकनीकी वाले कार्य हैं। तो कहीं ना कहीं ये अंतर साफ नजर आता है। हम जानते हैं कितना उन पर सामाजिक दबाव रहता है कि आप घर से बाहर जाकर काम नहीं कर सकते हो, हायर एजुकेशन से के लिए घर से बाहर नहीं जा सकते हो, ऐसे बहुत सारे उनके पास ऑप्शन ही नहीं होते हैं। इसके कारण क्या होता है, ये आगे जाकर फिर इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है, GDP की बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालेगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं हम जानते हैं जो भी असमानता नजर आती है उसमें हमारे जो सामाजिक मानदंड है, जो हमारे व्यक्तिगत निर्णय हैं, कहीं ना कहीं ये सब समस्याएं आगे जाकर बढ़ जाती है। तो ये बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट आप कह सकते हो इसको, ये आपके मेंस में भी काम आएगा। मेंस में आप ऐसे राइटिंग हो गया, GS के कोई क्वेश्चन पेपर है, वहाँ पे सोसाइटी का कोई है, उसके अंदर आप एग्जाम्पल देके बता सकते हो कि हाल ही में जो NSSO का आया है सर्वे, उसके अंदर भी ये चीज़ें बताई गई है। आप बता सकते हो हाल ही में जो इकोनॉमी का नोबेल प्राइज़ मिला है उसके अंदर भी ये स्टडी बताई गई है। मेंस के अंदर आप खुद लिखोगे एज एग्जाम्पल डाटा के रूप में।
ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये इम्पैक्ट, एक द हिंदू के अंदर अच्छा आर्टिकल था कि जो डिजास्टर आजकल काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्याएं हैं, जो आप कह सकते हो मौसम आदि जलवायु में सब में परिवर्तन हो रहा है, तो जो डिजास्टर की समस्या आ रही है उसके कारण क्या होता है, जो एग्रीकल्चर है उस पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है और कहीं ना कहीं ये प्रभावित करता है किसको, फूड सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। तो एक रिपोर्ट, ये एक इंडेक्स आई थी, किसकी आई थी अभी देखेंगे, ठीक है, कि इसके कारण जो नुकसान होता है। तो हाल ही में क्या हुआ था, जो है खाद्य व कृषि संगठन, ठीक है, खाद्य व कृषि संगठन की एक रिपोर्ट है, कौन सी, कृषि एवं खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव, वेरी वेरी मोस्ट है, ठीक है। एक तो कहाँ मोस्ट है, ये आपकी प्रीलिम्स एग्जाम में आ सकती है, एक तो क्योंकि रिपोर्ट इंडेक्स आते हैं प्री एग्जाम में करंट अफेयर के दृष्टिकोण से कि ये रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो एक तो कहाँ पे होगा, आपको याद रखना है कौन जारी करता है, FAO, ठीक है, द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। रिपोर्ट का नाम क्या है, द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, वेरी वेरी मोस्ट है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। और वेरी मोस्ट कहाँ पे, GS3 के अंदर, जहाँ पे एग्रीकल्चर के मुद्दे हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है जहाँ पे खाद्य सुरक्षा की बात होती है या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात होती है, डिजास्टर मैनेजमेंट की बात होती है, वहाँ पे ये रिपोर्ट आप खुद लिखोगे, या तो इंट्रोडक्शन में लिख देना कि हाल ही में एक रिपोर्ट FAO के द्वारा आई थी और इस रिपोर्ट में ये बताया गया है, ये डाटा देके बताया गया है, ठीक है, आपको बताना है। और उसमें क्या है, 50 वर्षों कह सकते हो, पिछले 50 वर्षों में अत्यधिक प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्या हुआ है, नुकसान भी हुआ है, आवर्ती भी में बढ़ी है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। और ये डाटा आपके काम आएंगे, जैसे विशेषकर आप यहाँ देख सकते हो, ये डाटा यदि हम देखें, थोड़ा बहुत समझना चाहें, जब ये PDF आपके पास आएगी तो इन डाटा को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, बाकी आप भी समझने की कोशिश करना। और ये PDF कहाँ पे मिलेगी, जो अपना टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, करंट अफेयर का एक अलग टेलीग्राम चैनल है, याद रखना, ठीक है। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, जो अपना मेन टेलीग्राम है उस पर PDF में वहाँ पर शेयर करता हूँ, क्योंकि आप जानते हो अभी थोड़े दिन पहले द हिंदू वगैरह ने स्ट्राइक दी थी, तो एक थोड़ा रिस्क नहीं लेते हैं, अलग हमने टेलीग्राम चैनल बना लिया उसके लिए, क्योंकि अपना बड़ा टेलीग्राम चैनल या यूट्यूब इससे प्रभावित हो सकता है, ठीक है। इसलिए उस टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ पर केवल करंट अफेयर की PDF मिलती है, तो ज़रूर देखना, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया, जो रिपोर्ट आई है, ये रिपोर्ट भी ध्यान रखना, साफ साफ यहाँ पे लिखा भी है इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि एक तो जैसे 1972 की तुलना करें 2022 से, तो उस समय क्या हो रहा था, यहाँ पे 1970 के आसपास लगभग एक साल में 100 प्राकृतिक आपदाएं आ रही थी और इसकी बारंबारता बढ़ गई, अब 400 प्लस हो गई। ये एक तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा ये बताया गया है। अब इसमें बहुत सारी जो भी समस्याएं हैं, चाहे ड्रोट की समस्या हो, चाहे चक्रवात की समस्या हो, सब इनमें आप कह सकते हो जो भी आपदा है, डिजास्टर है, उसको शामिल किया गया है। एक तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये था। इसके अलावा सबसे ज़्यादा किन चीज़ों से प्रभावित होता है, कौन सा, जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारा एग्रीकल्चर है वो किन प्राकृतिक आपदाओं से ज़्यादा प्रभावित होता है, विशेषकर इसमें दिया है 65% कौन सा है, ड्रोट के कारण सर्वाधिक प्रभावित होता है, बाकी अन्य के कारण ऐसा प्रभावित होता है। या आप बात करोगे इसके अंदर कौन सी फसलें अधिक प्रभावित होती है 1991 से लेकर 2021 के बीच में, विशेषकर जो खाद्यान्न है, यहाँ पे आप देखना शुगर क्रॉप्स हैं, फ्रूट्स है, कौन कौन सी चीज़ें इनसे अधिक प्रभावित होती है, कितना मात्रा में, कितना टन, कितना आप कह सकते हो रुपये के अंदर इनको एस्टिमेट करें तो कितना प्रभाव इन पर पड़ता है। यदि हम इस पर बात करें तो आप कह सकते हो ये चार्ट क्या दिखा रहा है, 1991 से लेकर 2021 के मध्य लगभग $3.8 ट्रिलियन लॉस हुआ है, किसके कारण, प्राकृतिक आपदाओं के कारण। ये खाद्य हुआ है, खाद्य जो है उनको नुकसान हुआ है। आप बता सकते हो सर्वाधिक नुकसान कहाँ पे हुआ है, इसमें आप कह सकते हो एशिया, यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 45% आप कह सकते हो, ठीक है। अमेरिका में 22% है। ये सब चीज़ें डाटा है, थोड़ा सा आप भी एनालिसिस करना, मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि कैसे इनको समझना होता है। जब ये डाटा आते हैं आपकी वेरी वेरी मोस्ट है, कहीं भी आप इस्तेमाल कर सकते हो मेंस के एग्जाम में इनको, ठीक है। इसके अलावा कौन से क्षेत्र ज़्यादा प्रभावित होते हैं, हायर इनकम वाले प्रभावित होते हैं, या आप जानते हो प्राकृतिक आपदाओं से कौन प्रभावित होता है, लोअर इनकम वाली कंट्री ज़्यादा प्रभावित होती है। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब विकसित राष्ट्रों के पास तो बहुत सारी प्राकृतिक आपदाओं से लड़ने के लिए टेक्नोलॉजी है, नई नई उनके पास बीज है, नई नई आप कह सकते हो बहुत सारी सुविधाएं उनके पास है, टेक्नोलॉजी है। इसके कारण क्या होता है, जो विकासशील या गरीब राष्ट्र है वो अधिक प्रभावित होते हैं इनसे। तो इनको आप थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है, और ज़्यादा समझ लेना, गहराई में समझ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, ये जो हमने चर्चा की ऊपर, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है कि कृषि और गतिविधियाँ सब, इनको कितना इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, कितना डॉलर में इनको नुकसान हुआ है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट में यार, ये चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ना, मज़ा आता है इनको पढ़ के, ना ऐसा लगता है कि हाँ डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे या डायरेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे, जो भी हम पढ़ेंगे मतलब अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। हालांकि मैं लेसन बहुत दिनों बाद लेके आता हूँ, लेकिन बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके, जैसे इस PDF को बनाने में मुझे पूरा एक दिन लग गया था, एकदम 1 या 1.5 दिन पूरा लग गया था इसको बनाने में, क्योंकि जो इंडियन एक्सप्रेस है, द हिंदू के मतलब 10-12 दिन के खंगाले कि कौन सी इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर आर्टिकल वही इजराइल हमास को लेकर या पॉलिटिकल आर्टिकल ज़्यादा थे इस समय, तो बहुत कम मुझे नोट्स मिल पाए थे, ठीक है, जो अपने एग्ज़ाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट थे। आगे बढ़ते हैं।
ये वेरी वेरी मोस्ट है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कहाँ काम आएगा, आपके प्रीलिम्स एग्जाम में काम आएगा। बहुत बार क्वेश्चन बन गया था, इसको लेकर पहले भी क्वेश्चन बने हैं। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2023 में जारी किया गया, इसमें भारत का स्थान कौन सा है, 125 देशों में 111वें स्थान पर है। यानी भारत की थोड़ी सी स्थिति खराब है। आज भी कहते हैं कि भारत में लगभग 20 करोड़ लोग एक समय भूखे सोते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी विडंबना है। और वैश्विक स्तर पर देखें तो बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है। यदि पड़ोसी राष्ट्रों से तुलना करें तो भारत की कंडीशन थोड़ी सी यहाँ पे खराब है इस इंडेक्स में। ठीक है, श्रीलंका की स्थिति बहुत अच्छी है यहाँ पे। तो ये भी कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बनेंगे तो ऐसे बन सकते हैं। और ये कौन जारी करता है, आप कह सकते हो यूरोप के एनजीओ है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्प। ये जो एनजीओ है वो वार्षिक आधार पर इसको प्रकाशित करते हैं, ग्लोबल हंगर इंडेक्स को प्रकाशित करते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें जीरो जो होता है अच्छा स्कोर माना जाता है। यदि हम जीरो से आगे बढ़ते हैं तो वो खराब माना जाता है। ठीक है, इसमें 100 पैमाना होता है और इसमें जीरो स्कोर अच्छा माना जाता है। जैसे इसमें 4 संकेतक होते हैं, 4 आप कह सकते हो मापदंड होते हैं, इंडिकेटर होते हैं, जिनके आधार पर ये निकाला जाता है। अल्पोषण, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग और बाल मृत्यु दर। ये 4 याद रखना, ये प्रीलिम्स में से आ जाते हैं। केवल आजकल प्रीलिम्स में ऐसा नहीं होगा कि कौन रैंक कितना ऊपर नीचे, इसमें जो अंदर वाले पॉइंट है वो भी शामिल कर लिए जाते हैं। और भारत का स्कोर क्या है, 28.7, जो कि काफ़ी कम है आप कह सकते हो, लेकिन सुधार धीरे धीरे हो रहा है। ठीक है, ये समझ गए होंगे ये कहाँ काम का आपके। या आप GS3 के अंदर खाद्य सुरक्षा के मुद्दे हैं, वहाँ पे भी इसको जब क्वेश्चन मेंस के एग्जाम ऐसे क्वेश्चन आए खाद्य सुरक्षा वाला। GS2 के अंदर आप जानते हो सोशल जस्टिस के मुद्दे हैं, GS2 के अंदर भी ये इंडेक्स काम आ सकता है। आप इसको क्या करोगे, इंट्रोडक्शन में डाल देना। ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो इंट्रोडक्शन में ऐसा इंडेक्स डाल देना कि हाल ही में निबंध के पेपर में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। निबंध के पेपर में जब आप विश्लेषण करते हो, आप खुलकर लिखते हो ना, वहाँ पे आपके डाटा इंडेक्स बहुत ज़्यादा काम किया है। और अपनी जो निबंध की बुक है उसमें लास्ट में मैंने ये डाल दिए हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ डाल दी है, आपके लिए सफिशिएंट है। यदि उतना भी कर लो ना तो काफ़ी है। बाकी समय के साथ आप अपने नोट्स डायरी में बनाते जाओ, इसे इंडेक्स जोड़ते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो है जो IIT एम जो पुणे है, ठीक है, IIT एम पुणे के द्वारा क्या किया था, हाल ही में क्लाउड सीडिंग, यानी मतलब आप कह सकते हो आर्टिफिशियल वर्षा को लेकर काफ़ी प्रयोग किए गए हैं। क्लाउड सीडिंग को लेकर प्रयोग किए गए हैं। ठीक है, और किस क्षेत्र में किया उनकी हम बात करते हैं, विशेषकर जैसे जो महाराष्ट्र का आप कह सकते हो सोलापुर जो क्षेत्र है, आप कह सकते हो पश्चिमी घाट के पूर्व की तरफ स्थित है। ठीक है, पश्चिमी घाट के निचले क्षेत्र या पूर्व की तरफ स्थित है। विशेषकर जैसे पश्चिमी घाट है, यहाँ अधिक वर्षा होती है, यहाँ पे वर्षा कम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लाउड जो होते हैं, जो भी बादल है, उन पर क्या करते हैं, जो ये क्लाउड सीडिंग किया जाता है, यानी इस पर कुछ केमिकल आप कह सकते हो उसका छिड़काव किया जाता है। और उसके कारण क्या होती है, इस क्षेत्र में यदि ड्रोट है तो वहाँ पर थोड़ा सा लाभ मिल सकता है, आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो इस स्टडी भी आपके कहाँ काम आ सकती है, जहाँ पर जो कृषि वाले ड्रोट वाले मुद्दे हैं, जहाँ पर हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, पेयजल का संकट है, वहाँ पे जो एग्जाम्पल आप बता सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या किया था, इसमें क्या होता है कैल्शियम क्लोराइड, ये भी कई बार प्रीलिम्स में आ सकता है, मेरे हिसाब से आया भी है, जहाँ तक मुझे याद लग रहा है आ सकता है क्वेश्चन। क्लाउड सीडिंग में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जाता है। उसके कारण कहीं ना कहीं जो बादलों में संघनन की प्रक्रिया है वो बढ़ जाती है, जो भी चीज़ें होती है टेक्निकल ऐसा होता है। ठीक है, और क्लाउड सीडिंग के कारण सोलापुर शहर में जो विशेषकर वहाँ का जो क्षेत्र है उसमें वर्षा में कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई, 18% की वृद्धि हुई। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो गई, इतना नहीं है, लेकिन वहाँ से फ़ायदा जरूर मिलता है। ठीक है, अभी ये प्रयोग चल रहे हैं। और इसके अलावा इसमें क्या हुआ कि वहाँ पे लागत भी बहुत कम है। यदि हम प्रति लीटर जल की बात करें तो 18 पैसे लागत आती है। और इसमें क्या, यदि हम स्वदेशी ऐसे विमान टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो ये लागत और भी कम हो सकती है, यानी 9 पैसे पर आ सकती है। अभी हमने विदेशी जो विमान है उनका इस्तेमाल किया था इसमें, इस प्रयोग में। तो कहीं ना कहीं ये फ़ायदेमंद सौदा है, क्योंकि यार जो तकनीकी होती है कहीं ना कहीं मानव के बहुत ज़्यादा काम आती है। तो यदि इस तकनीकी से कहीं ड्रोट वाला एरिया है, जल संकट है, वहाँ ऐसा होता है, यदि कोई और नुकसान नहीं है इससे तो फ़ायदा होगा फिर, है ना। और इसमें क्या होता है, लेकिन इसमें स्टडी में बताया गया था कि ऐसा सब जगह नहीं हो सकता। इसमें बादलों की जो कंडीशन है, कैसे किस टाइप के बादल हैं, क्या क्या उनकी सिचुएशन है, उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये भी इसमें बताया गया था। तो ये विशेषकर जो सूखे क्षेत्र है उसके अंदर अतिरिक्त वर्षा में मदद कर सकता है, इनकी जल की जो समस्या है उनको मिटा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी आज हमने आज की लेसन में शामिल की। आशा करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगी। और ये जो PDF आपको कहाँ मिल जाएगी, अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही बहुत शानदार वीडियो पे। ठीक है, ज्योग्राफी की जो लेसन अपने चल रहे हैं, सीरीज चल रही है, उसको भी कंटिन्यू करूँगा। कल या परसों में वीडियो ज़रूर आएगा। और अभी मेरी किताबों वाला काम लगभग कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम कोशिश करूँगा कि नवंबर में जो द हिंदू की वीडियो है डेली बेसिस पे या 2-3 दिन से कंटिन्यू किए जाएँ। ठीक है, मिलते हैं एक और वीडियो में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।